हेलो बच्चे। तो बच्चे हम लोग बात कर रहे थे सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। एक लेक्चर में लिया था जिसमें आपको सेल डिवीजन का रीजन बताने की कोशिश किया था, माइटोसिस का रीजन बताने की कोशिश किया था, माइटोसिस का वजह क्या होता है, क्यों माइटोसिस होता है। पहला थ्योरी आपको बताया था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी। आज सेकंड थ्योरी पे चलते बच्चे। सेकंड थ्योरी हमारे पास सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। वैसे ये सारा थ्योरी आपको एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन सेल डिवीजन को समझने के लिए थोड़ी सी ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो स्टार्ट करता हूं बच्चे। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो। अब ये सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या करता है, इस बात को समझिएगा, है ना। जैसे ये हमारे पास एक छोटा सा सेल देखने को मिला, ये छोटा सा सेल देखने को मिला, और इसमें आपको, अच्छा, इस सेल की बात करूं तो ये वाला इसका क्या कहला जाएगा, ये वाला पार्ट कहला जाएगा सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और अगर मैं चलूं ये अंदर वाले कंपोनेंट की बात करूं तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, वॉल्यूम बोल लीजिएगा, है ना। ये इसको आप वॉल्यूम बोल लीजिएगा। डन। तो एक हो गया सरफेस एरिया और दूसरा हो गया वॉल्यूम। ये सेल थ्योरी ये कहता है बच्चे कि, सेल थ्योरी नहीं बोलिएगा, सेल डिवीजन का थ्योरी, माइटोसिस का वजह क्या था ये बताने की कोशिश करता है। क्या कि सेल जब साइज इसका बढ़ता है, सेल में जब ग्रोथ होता है तो ग्रोथ होने के समय इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है जितना कि उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अल्टीमेटली अंदर में रखने के लिए, साइटोप्लाज्म को रखने के लिए जगह ही नहीं है, सरफेस एरिया कम पड़ जाता है तो वो रप्चर कर जाएगा। तो रप्चर करने से बचने के लिए ये क्या करता है, सेल डिवीजन इंड्यूस करता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दिस थ्योरी during the growth of the cell, during the growth of the cell, सेल के ग्रोथ के समय साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन इट्स सरफेस एरिया, वॉल्यूम इंक्रीजेस more than its surface area, which induces cell division, which induces cell division, जो क्या करता है, सेल डिवीजन इंड्यूस करता है। डन। ये बातें समझ में आई, ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, इतनी सी बातें समझ में आई। अच्छा, अगले पॉइंट पे आता हूं लेके आपको। ये दोनों थ्योरी, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है, ये दोनों पुराना हो चुका है, फेल हो चुका है। तो रिसेंट थ्योरी क्या कहता है, मॉडर्न थ्योरी कहता है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, according to the modern theory, cell division is controlled by सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड बाय जीन। जीन के रेगुलेशन के द्वारा सेल डिवीजन होता है ना। सारे थ्योरी फेल हो चुके हैं, ना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी काम करता है, ना बोल लीजिएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो काम करता है। तो सेल डिवीजन को कंट्रोल कौन करता है, तो सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है जीन। सर इतनी सारी बातें पढ़ाएं फिर क्यों, वो एक एनसीईआरटी में लाइन आपको मिलेगा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी के बारे में कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो चेंज होगा, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन इंड्यूस होगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता दिया। डन।
अगले पॉइंट पे आता हूं। तो ये तो बातें हो गई किसकी, ये माइटोसिस के वजह की बात हुई। अब अभी तक जो हमने बात किया है वो आपको अभी तक मैं बताया हूं कि सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन क्या होता है। अब आगे की ओर लेके चलता हूं कि एक्चुअली में सेल साइकिल क्या होता है। अगर सेल साइकिल की बात कीजिएगा तो सेल साइकिल को इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है ना, ये इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ये बोल लीजिएगा यहां पे ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा था, अच्छा यहां से यहां तक का पार्ट देखने को मिल रहा था। सेल साइकिल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक इंटरफेज है, दूसरा एमफेज है। सर सेल साइकिल होता क्या, अच्छा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद सेल साइकिल को समझते हैं क्या होता है। पहले डायग्राम में बना देता हूं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं, एक को बोल लीजिएगा इंटरफेज और दूसरे को बोल लीजिएगा एमफेज, है ना। इंटरफेज में तीन सब स्टेज, G1, S और G2, G1, S और G2। ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का स्टेज, है ना, यहां से लेके पूरा का पूरा स्टेज, ये वाला फेज क्या कहलाएगा, इंटरफेज कहला जाएगा। इंटरफेज, इंटरफेज कहला जाएगा, इंटरफेज कहलाएगा। डन। अच्छा अब सुनिएगा, यहां से यहां तक के स्टेज को आप क्या बोल लीजिएगा, सॉरी यहां से यहां तक के स्टेज को आप बोल लीजिएगा, ये इसका नाम दे दीजिएगा एम फेज। क्या नाम दीजिएगा, एम फेज नाम दे दीजिएगा, है ना, एम फेज बोल लीजिएगा। डन। अब इस एम फेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस एम फेज को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, देखिएगा। एक पार्ट को आप क्या बोल लीजिएगा, एक पार्ट को बोल लीजिएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियो कहने का मतलब क्या बोलिएगा, न्यूक्लियस। कैरियो कहने का मतलब क्या बोलिएगा, न्यूक्लियस, है ना। कैरियो कहने का मतलब न्यूक्लियस। तो एक में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और एक में क्या बोल लीजिएगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो यहां तक आपको साइटोप्लाज्म डिवाइड करता हुआ दिखेगा, ये वाला साइटोप्लाज्म वाला डिवीजन। और इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, इसको बोल देते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में कई सारे स्टेजेस देखने को मिले। प्रोफेज देखने को मिला, प्रोफेज। इसके बाद बोल लीजिएगा कौन सा फेज है, मेटाफेज, मेटाफेज। देन कौन सा फेज बोलिएगा, एनाफेज है, एनाफेज। एंड देन कौन सा फेज बोलिएगा, टीलोफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चार फेज देखने को मिल रहा था, है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये देखिएगा मैं सेल साइकिल की बात कर रहा था। सेल साइकिल, सेल साइकिल को दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं। पहले फेज आ गया कौन सा, इंटरफेज, इंटरफेज। और दूसरे पार्ट में क्या बोलिएगा, एम फेज है। पहला इंटरफेज है और दूसरा क्या बोल लीजिएगा, एम फेज देखने को मिल रहा है। डन। सुनिएगा, तो ये आपको इंटरफेज में तीन सब स्टेज था। पहला कौन सा, G1 लिख दे रहा हूं, है ना। दूसरा कौन सा, तो सर G2 लिखे क्या, G नहीं S लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। और उसके बाद क्या बोल लीजिएगा, G2 बोल लीजिएगा। डन। अच्छा अब मेटाफेज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहले कौन सा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा कौन सा है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का फर्दर तीन स्टेज, सॉरी चार स्टेज कौन कौन सा है, तो बोल लीजिएगा पहले आएगा हमारे पास कौन सा, प्रोफेज, प्रोफेज। दूसरा कौन सा आएगा, तो क्या बोल लीजिएगा, मेटाफेज आएगा, मेटाफेज। तीसरा कौन सा आएगा, तो क्या बोल लीजिएगा, एनाफेज आएगा। तीसरा आ गया एनाफेज। चौथा कौन सा आएगा, जो बोल लीजिएगा, तो बोल लीजिएगा इसको टीलोफेज आएगा, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चार फेज देखने को मिल रहा है। देन अगले पॉइंट पे जाइएगा, साइटोकाइनेसिस की बात कीजिएगा तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यहां पे कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन। तो मैं एक बार अब सेल साइकिल को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द growth or duplication of the cell organelles, then duplication or synthesis of DNA along with the
chromosomal segregation and finally division of the cell is called as what? Cell division. सर और सिंपल तरीके से ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस जो चल रहा है ना, जीवन से है एस में, एस से G2 में, G2 से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। ये जो सीक्वेंशियल साइकिल चल रहा है ना, इसी सीक्वेंशियल साइकिल का क्या नाम दीजिएगा? सेल साइकिल। ये लगातार चलता रहेगा। एक छोटा सा सेल था, सेल अपने आप को प्रिपेयर किया डिवीजन के लिए, पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर से दो छोटे छोटे सेल बन गए, फिर से वही काम, सेल का ग्रोथ होगा, फिर से न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर से साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये सीक्वेंस लगातार चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। बातें समझ में आई? The sequence of event happening from the DNA synthesis to eventually cell division is called as what? Cell cycle. Definition मैं लिख दे रहा हूं। सेल साइकिल के डेफिनेशन की बात करें, है ना? सेल साइकिल sequence of event happening from, या हैपनिंग नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत इसका नहीं है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ डीएनए और synthesis of DNA to segregation of chromosome and eventually cell division is called as सेल साइकिल। इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? सेल साइकिल बोल लीजिएगा। डन। अब मैं स्टार्ट करता हूं इंटरफेज से, है ना? सेल साइकिल के फेजेस की बात करता हूं। डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, हेडिंग डाल दीजिएगा, डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। different phases phase of cell cycle। दो फेज था सेल साइकिल का। पहले का नाम दिया मैं इंटरफेज, और दूसरे का नाम हम लोग देते हैं क्या? एम फेज। पहला हो गया इंटरफेज और दूसरा हो गया हमारे पास एम फेज, है ना? और स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरफेज से। हेडिंग डालिएगा इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज, इस बात को बताने की कोशिश करता हूं, समझिएगा इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज ऐसे दिखाता हूं, जैसे ये छोटा सा सेल था, ये छोटे से सेल में क्या हुआ? पहले इंटरफेज आया, है ना? ये इंटरफेज देखने को मिला। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बोल लीजिएगा यहां पे एम फेज आएगा। ये सेल दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है ना? ये बोल लीजिएगा दो पार्ट में डिवाइड किया। यहां पे कौन सा फेज आया? एम फेज हुआ, एम फेज। सेल का ग्रोथ हुआ था तो सेल का साइज कुछ इस तरह से बढ़ गया था। सेल इंटरफेज में सेल का क्या होगा? ग्रोथ। ये फिर से छोटे छोटे दो सेल बन गए, फिर से छोटे छोटे दो सेल बन गए। फिर से इसमें क्या होगा? इंटरफेज फिर से आएगा और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम फेज आ जाएगा। यहाँ पे सेल का साइज फिर से बढ़ जाएगा, है ना? और फिर से छोटे छोटे दो सेल बन गए, एम फेज आ गया। देन तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? दो सक्सेसिव एम फेज के बीच के गैप को आप क्या बोल लीजिएगा? इंटरफेज। द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड, देखिए ना, सेल छोटा सा इंटरफेज ग्रो किया, फिर से डिवीजन हो गया, एम फेज आ गया,
फिर से ग्रोथ करेगा, फिर से डिवाइड कर लेगा। तो पहला एम फेज और ये आपका दूसरा एम फेज, दोनों के बीच के गैप को आप क्या बोल लीजिएगा? इंटरफेज। इंटरफेज का दूसरा नाम क्या पड़ता है? प्रिपरेटरी फेज, है ना। तो गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच के गैप को आप क्या बोल लीजिएगा? इंटरफेज बोल लीजिएगा, है ना। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का गैप है इंटरफेज। अच्छा, अगले पॉइंट पे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्रिपरेटरी फेज। क्यों? सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, किसके लिए? डिवीजन के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्रिपरेटरी फेज। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्रिपरेटरी फेज, है ना। सॉरी, इंटरफेज के बारे में क्या क्या बताया आपको कि गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज है और इसका दूसरा नाम क्या दे दिए? प्रिपरेटरी फेज दे दिए। अगले पॉइंट पे सुनिएगा। पहले के अच्छा, इस फेज में बहुत सारा मेटाबॉलिक चेंजेस होता है, लेकिन ये मेटाबॉलिक चेंजेस माइक्रोस्कोप में विजुअल नहीं होता है। अब विजुअल नहीं है तो पहले के साइंटिस्ट इसको क्या बोलते थे? रेस्टिंग फेज है, इनएक्टिव फेज बोल देते थे। रेस्टिंग फेज नहीं, क्या बोलते थे? इनएक्टिव फेज, है ना। तो सुनिएगा, इन दिस फेज मेनी मेटाबॉलिक चेंजेस अकर्स। मेनी मेटाबॉलिक चेंजेस occurs, बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, बट दीज चेंजेस आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं है। हेंस सम साइंटिस्ट बिलीव एज रेस्टिंग फेज। इसको क्या बोल देते थे? रेस्टिंग फेज बोल देते थे, क्योंकि ये इस समय इस ऐसे सेल में बोल लीजिएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो होता था, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये चेंजेस विजिबल नहीं होता था, इसलिए लोग इसको क्या बोल देते थे? रेस्टिंग फेज बोल देते थे। इतनी सी बातें समझ में आई। अच्छा, लेकिन हम अभी क्या देखते हैं कि ये सबसे ज्यादा हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ना। हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज, हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, एक्टिव स्टेज। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव होगा? क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ इसी में होना है। सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना है, भाई हमें डिवीजन करना है, तो जितने भी स्ट्रक्चर सिंथेसाइज करने हैं सब यही इसी फेज में तो होना है। तो बताइए मेटाबॉलिकली एक्टिव या इनएक्टिव? तो बोलेंगे मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा सर, इनएक्टिव तो कतई नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा सेल एक्टिव कौन से फेज में? एम फेज में या इंटरफेज में? तो बोलेंगे इंटरफेज में। अच्छा, एक कहानी आपको बताता हूं। मान लीजिए एक लकड़हारा था, है ना, और उस लकड़हारे को बोला गया कि पेड़ काटना है। तो पेड़ काटने के लिए उसको एक तलवार दिया गया। वो तलवार बहुत बोल सकते हैं उसका धार बहुत कम था, शार्पनेस उसमें बहुत कम था। वैसे ही एक तलवार किसी और लकड़हारे को भी दिया गया। दो लकड़हारे हो गए, दोनों को वही तलवार दिया गया। अब बोला गया दोनों को पेड़ काटने के लिए। एक जुट गया काम पे, तुरंत फटाफट पेड़ काटना शुरू कर लिया, और दूसरा क्या करता? वो अपने तलवार को तेज करना शुरू कर देता है, उसको शार्पेन करना शुरू कर देता है। 1 घंटे का टाइम था। वो दोनों लकड़हारा अपने
काम पे जुटे हुए, एक पेड़ को काटने में लग गया, दूसरा अपने तलवार को तेज करने में लग गया। 45 मिनट तक पहला लकड़हारा अपने तलवार को तेज करता रह गया और 15 मिनट में जाके पेड़ को काट के गिरा दिया। अगर मैं बात करता हूं वही जो पहले शुरू मिनट से ही पेड़ को काटना शुरू किया था, उसके तलवार तेज थे ही नहीं, तो वो पेड़ को 1 घंटे तक काटता रहा, लेकिन उसका पेड़ नहीं कट पाया। और पेड़ कटा किसका? जो 45 मिनट तक अपने तलवार को तेज किया था, है ना, अपने कुल्हाड़ी को, तलवार नहीं बोलिए, कुल्हाड़ी को तेज किया था। तो कुल्हाड़ी तेज करने में मैक्सिमम टाइम बिता दिया और 15 मिनट में अपना रिजल्ट जाके ले लिया। आपके केस में भी तो यही है ना भाई, आप 1 साल से 2 साल से एग्जाम का, नीट एग्जाम का, मेडिकल एग्जाम के लिए, मेडिकल के एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन तो कितने देर में होना है? 3 घंटे में डिसाइड होना है, 3.5 घंटे में डिसाइड होना है कि आपको मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो ज्यादा टाइम किस में लगेगा? एक्चुअल डिवीजन वाले टाइम में या प्रिपेयर करने में? तो बोलेंगे सर ज्यादा टाइम तो देना पड़ेगा प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में देंगे ज्यादा टाइम तभी जाके हमारा रिजल्ट हो सकता है, प्रिपरेशन में टाइम नहीं देंगे, एग्जाम के लिए तो पहले ही टाइम कम मिलता है। एक्चुअल में डिसीजन तो बहुत कम समय में, लेकिन प्रिपरेटरी फेज क्या होता है? ज्यादा। तो मोर देन 95% बोल सकते हैं, 95% से ज्यादा टाइम लग जाता है किसमें? प्रिपरेटरी फेज में। सेल्स, अगर एक सेल साइकिल को 100 मिनट लग रहा है डिवाइड करने में, तो 90 से 95 मिनट तक वो क्या करेगा? अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि हाँ हम डिवीजन करने वाले, कौन सा स्ट्रक्चर का सिंथेसिस करना है, कौन सा स्ट्रक्चर का सिंथेसिस नहीं करना है। और 5 मिनट में, 10 मिनट में वो एक्चुअली डिवाइड कर लेगा, है ना। तो बोलिएगा दिस स्टेज may occupy more than 95% time of cell cycle। दिस स्टेज में ऑक्यूपाई मोर देन 95% टाइम ऑफ द सेल साइकिल। इस स्टेज में 95% से ज्यादा टाइम लग जाता है किसका? सेल साइकिल का। 95% टाइम इसी में कंज्यूम कर लेता है। और 5 मिनट में एक्चुअल 5% टाइम में, 5% सेल साइकिल के टोटल टाइम में बोल लीजिएगा कि ये एक्चुअली में डिवाइड कर लेता है ना। अच्छा, अब अगले पार्ट पे आ जाता हूं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरफेज की बात करता हूं, है ना। स्टेजेस ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज सुनिएगा, कौन सा स्टेज है? 3 स्टेज आता है। G1 पहला स्टेज है, सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है, कभी कभी तो इसके सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पूछ लेता है। G1 देन S और तीसरा क्या है? G2 ना। G1 फेज, इसको बोल देते हैं ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज फर्स्ट। अच्छा, फिर आ जाइएगा, इसको क्या बोल लीजिएगा? सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। अगले को क्या बोल लीजिएगा? ग्रोथ फेज सेकेंड। ग्रोथ फेज फर्स्ट और ग्रोथ फेज सेकेंड। बातें समझ में आ रही है क्या? ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज सेकेंड और ये हो गया सिंथेसिस फेज। अब मैं इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। एक्चुअली में प्रिपरेशन जो है ना, उसको 3 स्टेज में बांटा गया। पहली बार जो ग्रोथ हो रहा था उसका नाम दिया ग्रोथ फेज फर्स्ट। उसके बाद डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको बोल दिए सिंथेसिस फेज। और फाइनल प्रिपेयर करता है, उसका नाम क्या देते हैं? G2 फेज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? G2 फेज। अगले पॉइंट पे जाइएगा। तो G1 फेज से स्टार्ट करता हूं। G1 फेज, G1 फेज का दूसरा नाम क्या बोल दीजिएगा? G1 फेज का पहला नाम बोले क्या? ग्रोथ फेज फर्स्ट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि M फेज के जस्ट बाद में कौन सा फेज आएगा, तो क्या बोल लीजिएगा? M फेज के जस्ट बाद में आ जाता है यहां पे ग्रोथ फेज फर्स्ट। तो पोस्ट भाई M फेज के बाद में क्या आएगा? इंटर फेज। इंटर के बाद फेज के बाद में फिर से क्या आएगा? M फेज। तो M फेज के जस्ट बाद वाला स्टेज कौन सा है? G1 फेज।
तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, पोस्ट एम फेज। तो लीजिए सबसे पहला नाम इसका देता हूं, पोस्ट एम फेज, पोस्ट एम फेज। अच्छा दूसरी बात सुनिएगा, अब एस फेज से पहले आ रहा है क्या, तो प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोल दूं क्या, एस फेज का नाम क्या दे रहे थे, डीएनए सिंथेसिस फेज, तो एस फेज के पहले आ रहा है ना, तो अब क्या बोल लीजिएगा, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। अब वापस बात को सुनिएगा, एम फेज के बाद और सिंथेसिस फेज के पहले आ रहा है ना, क्या क्या फीचर्स होगा जो आपको याद रखना है, कैरेक्टराइज बाय या इवेंट, इवेंट क्या क्या होगा यहां पे बोलिएगा कि सेल का मैक्सिमम ग्रोथ कौन से फेज में, G1 फेज में, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द सेल, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ सेल। अच्छा इसके साथ साथ क्या बताइएगा, इसके साथ साथ बताना पड़ेगा कि सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो रहा है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो डबल हो जा रहा है, तभी तो बोल रहे हैं ना मैक्सिमम ग्रोथ हो रहा है ना, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन। सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन, अगले पॉइंट पे जाइएगा, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हुआ, मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिला, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेशन हुआ। अच्छा अब बोल रहा हूं मैं, कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, तभी तो कैरेक्टर डेवलप हो रहा होगा ना, तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या बोल लीजिएगा, एमआरएनए बनेगा क्या, तो एमआरएनए एज वेल एज प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन क्या इस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा क्या, नो डीएनए सिंथेसिस अकर्स, नो डीएनए सिंथेसिस अकर्स। तो जीवन फेज की बातें हुई कि ग्रोथ सेल का सबसे ज्यादा होगा, सेल ऑर्गेनल्स का साइज डुप्लीकेट होगा, है ना, सिंथेसिस इस फेज में होगा एमआरएनए का और प्रोटीन का, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइएगा, इतनी सारी बातें हो रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो मैं क्या बोलूं, सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव या इनएक्टिव बोलना पड़ेगा सर, सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसको सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव बोल देते हैं। मैं समझता हूं जीवन फेज के बारे में सारी बातें कंप्लीट हो गई, अब इससे ज्यादा जीवन फेज में नहीं कुछ है खास, है ना, अगले फेज में आ जाइएगा। अच्छा मान लेते हैं, मैं खींच के जबरदस्ती लेके जा रहा हूं, क्वेश्चन किस रूप में जा सकता है इसी पॉइंट से, कि अगर एम फेज के बाद, है ना, या बोल लीजिएगा जीवन फेज के पहले, है ना, जीवन फेज के पहले, जीवन फेज के पहले, बिफोर डीएनए का अमाउंट 2C था, तो बाद में क्या दिखेगा, आफ्टर जीवन फेज, क्या बोल लीजिएगा, 2C ही रह जाएगा। पोलैरिटी लेवल अगर 2N था तो भी क्या रह जाएगा, 2N ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ना डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है ना क्रोमोसोम नया बन रहा है, ठीक है, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आइए अगले फेज पे जाता हूं, अगला फेज हमारे पास है एस फेज। एस फेज, एस फेज का नाम क्या दीजिएगा, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज की बात कीजिएगा, क्या बताइएगा, आपको दो बातें ध्यान रखनी है, कुछ काम यहां पर न्यूक्लियस में होगा, कुछ काम साइटोप्लाज्म में होगा। न्यूक्लियस में क्या काम होगा, न्यूक्लियस में, अच्छा आप न्यूक्लियस पे काम में जाने से पहले कुछ बातें और बता देता हूं, नाम इसका कैसे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अरे भाई जीवन फेज के बाद है तो क्या बोल लीजिएगा, पोस्ट जीवन फेज, G2 फेज के पहले है तो क्या बोल लीजिएगा, प्री G2 फेज, है ना, तो पोस्ट जीवन फेज। और क्या बोल लीजिएगा, प्री
G2 फेज है ना, बीच में है ना। अगर इसको मैं डिफिनीशन से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, गैप बिटवीन द G1 एंड G2 इज कॉल्ड एज व्हाट, एस फेज। अच्छा यहां पे लिखना चाहता हूं तो गैप और टाइम इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, G1 फेज। क्या बोल लीजिएगा इसको, G1 फेज। और अगर मैं बोलूं टाइम इंटरवल और गैप बिटवीन G1 एंड G2 इज कॉल्ड एज व्हाट, एस फेज। और इसी का नाम क्या देते हैं, सिंथेसिस फेज। अच्छा अगले पेज पे आता हूं, अगला पॉइंट सुनिएगा। न्यूक्लियस में यहां पे क्या काम होता है, न्यूक्लियस में, इन न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस में डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। अगर एस फेज से पहले डीएनए का अमाउंट 2C था तो एस फेज के बाद कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, है ना। तो यहां पे लिख लीजिएगा डीएनए सिंथेसिस। या कुछ लोग इसको डीएनए के एक कॉपी से 2 कॉपी बन जा रहा है ना, उसी के जैसा दूसरा कॉपी बन रहा है ना, तो इसको बोल देते हैं रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज की बात कर रहा हूं, यहां पे बिफोर लिख रहा हूं, बिफोर, और यहां पे आफ्टर लिख रहा हूं। एस फेज में अगर बिफोर, एस फेज के पहले डीएनए का अमाउंट अगर 2C ले रहा हूं तो यहां पे क्या बताइएगा, डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C। क्यों, क्योंकि अभी तो बता रहा हूं कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। लेकिन अगर मैं क्रोमोसोम का पोलैरिटी लेवल बोलूं 2N है तो सर नया क्रोमोसोम थोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका पोलैरिटी लेवल अभी भी क्या रहेगा, 2N ही रहेगा। कहां कोई दिक्कत है भाई। बोले घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल गिरा दिए तो घर बन के थोड़ी तैयार हो गया, पहले से एक घर था वही घर है, दूसरे घर के लिए रॉ मटेरियल गिरा दिए तो नया घर बन के तैयार नहीं है। क्रोमोसोम को बनाने वाले स्ट्रक्चर डीएनए को ले आए, डबल कर लिए, तो क्या क्रोमोसोम थोड़ी बन के तैयार हो गया। 2N पहले भी था, अभी भी 2N ही है। लेकिन जब इस डीएनए से क्रोमोसोम बन जाएगा, सर कौन फेज में बनेगा, तो बोल लीजिएगा प्रोफेज में बनेगा। तो प्रोफेज में बनेगा लेकिन सेग्रीगेट नहीं हुआ, दोनों एक ही क्रोमोसोम में है। एनाफेज में दोनों सेग्रीगेट हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अभी तो बस इतना सा समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल, क्रोमोसोम को बनाने के लिए रॉ मटेरियल आया है तो क्रोमोसोम बना नहीं है। डन। डीएनए का सिंथेसिस और एप्लीकेशन कहां पे, न्यूक्लियस में। अब साइटोप्लाज्म की बात कीजिएगा, साइटोप्लाज्म की बात कीजिएगा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक से 2 कॉपी बन जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया। तभी तो आप देखते हैं ना कि प्रोफेज में एक सेंट्रोसोम चला गया नीचे वाले पोल पे, साउथ पोल पे, दूसरा नॉर्थ पोल पे, दोनों अपोजिट पोल पे चला जाता है। कब, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इस फेज में क्या, एस फेज में क्या हो चुका है, इसका नंबर डबल हो चुका है। डन। और साथ के साथ प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास G2 फेज, है ना, G2 फेज। अच्छा G2 फेज का नाम बताएंगे क्या, एस फेज के बाद आ रहा है ना, तो क्या बोल लीजिएगा, पोस्ट एस फेज, पोस्ट एस फेज। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, पोस्ट एस फेज। अगले पॉइंट पे सुनिएगा, एम फेज के पहले आ रहा है, एम फेज के पहले आ रहा है तो आप इसका नाम क्या दे दीजिएगा, प्री एम फेज, प्री एम फेज। डन। इसको बोल लीजिएगा प्री एम फेज। G2 फेज की बात कर रहे थे तो G2 फेज को बोले एस फेज से पहले आया, सॉरी एस फेज के बाद आया तो पोस्ट एस फेज, और एम फेज से पहले आया तो आप क्या बोल लीजिएगा, प्री एम फेज। डन। अगले पॉइंट पे आइएगा, अगले पॉइंट पे आ जाता हूं तो क्या बोलिएगा, अब इसमें काम क्या करेगा भाई, फाइनल प्रिपेयर करना है, 2 स्टेज से तो पार कर चुका है, अब फाइनल प्रिपेयर करना है। तो फाइनल प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन, फाइनल प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए फाइनल प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा वापस बात को सुनिएगा, फाइनल प्रिपरेशन के रूप में करेगा क्या, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन।
अच्छा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा तो क्या बोल लीजिएगा सर, ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो बोल लीजिएगा ये स्पिंडल फाइबर बनाता है। क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनाता है। और स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है सर, ये क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करने में, सिस्टर क्रोमेटिड को सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है। सो फाइनल प्रिपेयर कर लिया ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच सेल विल ग्रो, इन विच स्टेज ऑफ द इंटरफेज सेल विल ग्रो। बोल लीजिएगा सारे के सारे फेज में सेल का ग्रोथ होता रहता है। क्यों? क्योंकि सारे फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या नहीं होता है? यस, है ना। तो लिख लीजिएगा अगले पॉइंट पे, इन ऑल द फेजेस, इन ऑल द फेजेस ऑफ इंटरफेज सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि कौन से फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, फिर से वही बात बोल लीजिएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तभी तो ग्रोथ हो रहा है ना। सारे के सारे फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। डन। तो मैं आज आपको सेल साइकिल का एक छोटा सा पार्ट, माइटोसिस का एक छोटा सा पार्ट इंटरफेज बता दिया। अगले क्लास में आपको एम फेज पे लेके चलूंगा, एम फेज क्या होता है और कैसे चलता है एम फेज, ये सारी बातों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही पे टर्मिनेट करता हूं बच्चे। थैंक यू।